हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने घर में पाए जाने वाले सामान से न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया। अमेरिका में हर सरकारी संस्था को चूना लगा दिया और उन लोगों को भी सबक सिखा दिया जो ये सोचते थे कि कोई अकेला आदमी घर पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता, क्योंकि ये लड़का लगभग बॉम्ब बना ही चुका था और जिस समय इस बच्चे ने ये काम किया था वो मात्र 17 साल का था। लेकिन इस वैज्ञानिक दिमाग की नींव रखी गई थी इसके बचपन में। चलिए शुरू से जानते हैं। 1976 में पैदा हुए डेविड हान के माता पिता उनके 6 साल के होने पर डिवोर्स लेकर अलग हो गए और अब होती है वो पहली घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। डेविड के ग्रैंडफादर डेविड को गोल्डन बुक ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स गिफ्ट करते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद डेविड को केमिस्ट्री से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि वो अपने पिता के घर में ही एक छोटी सी लेबोरेटरी सेटअप कर लेता है। और ये लेबोरेटरी कोई मामूली लेबोरेटरी नहीं थी जिसमें खेल कूद के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हों, बल्कि इसमें असली बीकर, बंसन बर्नर, टेस्ट ट्यूब्स और असली केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे केमिकल्स जो एक बच्चे को नहीं मिल सकते। तो आखिर डेविड ने ये केमिकल्स कैसे हासिल किए, इसके पीछे का किस्सा भी बड़ा मजेदार है और ये चीज आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। डेविड का केमिस्ट्री की तरफ रुझान बढ़ता ही जा रहा था। वो लगातार अपने पैसे खर्च करके केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई किताबें और स्टडी मटेरियल खरीद कर अपने पास इकट्ठा करता ही जा रहा था। डेविड के एक्सपेरिमेंट कहीं से भी सेफ नहीं थे। 12 साल की उम्र में डेविड नाइट्रोग्लिसरीन बना लेता है और जिनको नहीं पता, नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल डायनामाइट बनाने में किया जाता है। यानी बचपन में ही लक्षण दिख गए थे कि ये लड़का बड़ा होके धमाका करेगा। अब यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, शायद ये चीज आपको ना पता हो। 1960s के जमाने में एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जितनी भी किताबें छपती थी उनमें सेफ्टी और हेल्थ का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। इसके ऊपर कोई कानून भी नहीं थे। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो आप मार्केट से ऐसी किताबें खरीद सकते थे जिसमें बॉम्ब बनाने का तरीका, हथियार बनाने का तरीका, यहाँ तक कि खतरनाक केमिकल बनाने के तरीके भी लिखे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे सरकारों को बुद्धि आई और उन्होंने मार्केट से इस तरह की किताबों को हटाकर उन्हें बैन कर दिया। उन बैन हुई किताबों में से एक किताब ये भी थी, यानी गोल्डन बुक ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन डेविड जैसे बच्चों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब ये धमाके, जगह जगह आग लगना, कारपेट का जलना, कमरे का काला होना, कमरे से धुआं आना डेविड के घर में रोजमर्रा की बात थी, जिससे परेशान होकर डेविड के पेरेंट्स डेविड को अपनी लेबोरेटरी को कहीं और सेटअप करने के लिए कहते हैं। और ये थी वो दूसरी घटना जिसने डेविड को केमिस्ट्री में फ्री हैंड दे दिया, यानी खुली छूट दे दी। क्योंकि डेविड ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था जिन्हें वो अपने पेरेंट्स के डर की वजह से नहीं कर पा रहा था। अब डेविड पहुंच जाता है घर के बेसमेंट में, जहां उसे पहले से बड़ी जगह मिल जाती है। वो पहले से बड़ी लेबोरेटरी सेटअप करता है और अब होता है पहला बड़ा धमाका। डेविड कहीं से रेड फास्फोरस इकट्ठा कर लेता है और जब वो उसे कूट रहा था तो उसमें हुए धमाके की वजह से डेविड का घर, उनके पड़ोसियों का घर और उनके भी पड़ोसियों का घर इस धमाके की वजह से हिल जाते हैं। सारा फर्नीचर नीचे गिर जाता है, कांच टूट जाते हैं और इस धमाके से डेविड को बहुत चोटें आती हैं, जिसके इलाज के लिए डेविड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब इस घटना के बाद डेविड को घर में किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट करने से बैन कर दिया जाता है। पर कोई बात नहीं, डेविड इसका भी जुगाड़ निकाल लेता है। वो अपनी माँ के घर में बने स्टोर रूम के अंदर अपनी फुल स्केल लेबोरेटरी सेटअप करता है। जैसा कि आप जानते हो, डेविड के पेरेंट्स डिवोर्स हो चुके थे, तो डेविड की पहली लेबोरेटरी थी अपने फादर के घर पर और फुल स्केल पर तैयार करी गई दूसरी लेबोरेटरी वो अपनी माँ के घर पर सेटअप करता है। अब यहाँ पर डेविड के फादर को चिंता होती है तो वो उसे स्काउट में डाल देते हैं। और जो लोग स्काउट नहीं समझते वो इसे एनसीसी से कंपेयर कर सकते हैं, यानी भारत की नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अब जिसकी डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, आप इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। अब जैसे आर्म्ड फोर्सेज में यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में अलग अलग अचीवमेंट्स के लिए बैजेस मिलते हैं, ठीक इसी तरह से स्काउट में भी बैजेस मिलते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, अपने द्वारा किए गए कामों की वजह से डेविड को एटॉमिक एनर्जी का बैज मिलता है। इसका मतलब ये था कि अब ये चाइल्ड जीनियस एटॉमिक एनर्जी की तरफ मुड़ने वाला था। अब इस बैज ने डेविड के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भर दिया कि डेविड को लगने लगा कि वो एटॉमिक एनर्जी का एक्सपर्ट है। तो अब दुनिया को दिखाने के लिए डेविड ने ठान लिया कि वो असली का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। और ये थी वो तीसरी घटना जिसने डेविड के कदम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ा दिए। अब अगर आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कभी न्यूक्लियर रिएक्टर कहता हूँ, कभी न्यूक्लियर बॉम्ब बता रहा हूँ, तो देखिए, एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर बॉम्ब ही होता है। और अब आती है डेविड के सामने पहली समस्या। डेविड ने लोकल लाइब्रेरी से जितनी भी किताबें पढ़ी थी उनमें से किसी किताब में भी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं थी कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर को कैसे बनाएं। और दूसरी समस्या ये थी कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए रेडियो एक्टिव फ्यूल भी तो चाहिए। आखिर एक बच्चे को रेडियो एक्टिव फ्यूल कौन देगा? अब किसी भी आदमी के लिए, हाँ जी, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, आदमी के लिए ये दो समस्याएं किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं थी, बल्कि पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा थी। लेकिन डेविड कोई साधारण बालक नहीं था। तो आइए जानते हैं डेविड ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का सामान अपने आसपास पाई जाने वाली चीजों से कैसे निकाला। अब पता नहीं मुझे आगे की बात आपको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए,
चाहिए, पर अगर मैं ना भी बताऊं तो भी इंटरनेट पे इसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी आप पता तो लगा ही लोगे, तो इसलिए छुपा के भी कोई फायदा नहीं। अब देखिए, क्योंकि डेविड को एटॉमिक एनर्जी बैज मिला था, तो उससे जुड़ी हुई किताब में पूरे अमेरिका के अंदर एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी सरकारी संस्थान थे सबकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन थी। अब डेविड ने क्या किया, हर संस्थान को एक लेटर लिखा जिसमें डेविड खुद को एक साइंस प्रोफेसर की तरह दर्शाता है और ये कहता है कि एज अ साइंस प्रोफेसर वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्ट है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, और अपने स्टूडेंट्स को वो चीजों को और डिटेल में समझाने के लिए इन इंस्टीट्यूट से हेल्प मांग रहा है। इन लेटर्स की मदद से डेविड के बहुत सारे नए दोस्त बन गए और उसे ऐसी ऐसी जानकारी मिलने लगी जो डेविड के पास नहीं होनी चाहिए थी। और कमाल की बात ये भी थी कि किसी ने भी डेविड की आइडेंटिटी को क्रॉस चेक नहीं किया। अब देखिए, न्यूक्लियर डिवाइस बनाने का तरीका तो डेविड को अपने दोस्तों की मदद से पता चल गया था, लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल कहां से लाएं? तो अब डेविड ने उन चीजों की शॉपिंग लिस्ट तैयार करी जिनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर में ही पाई जाती हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। उससे पहले एक और मजेदार किस्सा सुनो। डेविड अपने रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन सवाल था ये कि आखिर यूरेनियम आएगा कहां से? तो डेविड ऑनलाइन जाकर यूरेनियम की खोज शुरू करता है और चेकोस्लोवाकिया में स्थित एक डीलर उसे यूरेनियम सप्लाई भी कर देता है। हाँ जी, ये इतना ही आसान था। यूरेनियम हाथ लगते ही डेविड को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी लो बजट लैब के अंदर यूरेनियम को प्यूरिफाई करने की क्षमता नहीं है। तो अब डेविड यूरेनियम का ख्याल छोड़कर थोरियम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को कामयाब बनाने के लिए डेविड को चाहिए था एक न्यूट्रॉन गन, जिसके लिए डेविड को चाहिए था एमरीसियम। ये एक एलिमेंट है जो कि हमारे घरों में स्मोक डिटेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात डेविड को उसके साइंटिस्ट दोस्त बताते हैं। अब डेविड कबाड़ में से दुनिया भर के स्मोक डिटेक्टर खरीद लाता है, लेकिन समस्या आती है ये कि इस स्मोक डिटेक्टर में एमरीसियम लगा किस जगह है, ये कैसे पता लगेगा? तो डेविड एक स्मोक डिटेक्टर बनाने वाली कंपनी में फोन करके एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए 100 स्मोक डिटेक्टर का ऑर्डर देता है और कंपनी को बताता है कि अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाने के लिए वो ये जानना चाहता है कि इसमें एमरीसियम किस जगह लगा हुआ है, और कंपनी बता देती है। और अब डेविड इस जानकारी का इस्तेमाल करके एमरीसियम की मदद से बनाता है एक न्यूट्रॉन गन। अब जानते हैं कि डेविड ने थोरियम कहां से इकट्ठा किया। अब जैसा कि आप जान चुके हो कि डेविड को एटॉमिक एनर्जी मेरिट बैज मिला था, तो उसके साथ मिलने वाली हैंडबुक में ये बात साफ साफ लिखी थी कि स्काउटिंग में इस्तेमाल होने वाली गैस बर्निंग कैंपिंग लैंटर्न्स में बहुत थोड़ी मात्रा में थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब डेविड ने बहुत सारी गैस लैंटर्न्स में से थोरियम को निकालना शुरू कर दिया और उसे नेचर में पाए जाने वाले थोरियम से 900 गुना ज्यादा प्यूरिफाई कर लिया। अब डेविड के हाथ एक न्यूट्रॉन गन और रेडियो एक्टिव फ्यूल लग गया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली तो थोरियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया ही जा सकता है। अब भैया डेविड अपनी न्यूट्रॉन गन को थोरियम के ऊपर तान देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, कोई चेन रिएक्शन सेटअप नहीं होती। डेविड को समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ। अब इस समस्या में डेविड के नए दोस्त, हाँ जी वो लेटर वाले दोस्त, डेविड को समझाते हैं कि उसकी न्यूट्रॉन गन इतनी पावरफुल नहीं है कि वो एक चेन रिएक्शन सेटअप कर सके। तो थोरियम के अंदर चेन रिएक्शन सेटअप करने के लिए उसे रेडियम आधारित न्यूट्रॉन गन बनानी पड़ेगी। अब जैसा कि आप जानते हो, डेविड की एटॉमिक एनर्जी मेरिट बैच की हैंडबुक डेविड को ये बताती है कि रेडियम का इस्तेमाल कहां कहां होता है, यानी कि घड़ियों में या ट्रैफिक साइंस पर। जहां से भी डेविड को रेडियम मिल सके वो सारी जानकारी उसे मिल जाती है। और अब इस लड़के के हाथ लगता है जैकपॉट। डेविड अपने गीगर काउंटर को लेकर एक एंटीक शॉप में जाता है, जहां पर उसे मिलती है एक पुरानी घड़ी जिससे निकलने वाला रेडिएशन डेविड के गीगर काउंटर को बिल्कुल पागल बना देता है। डेविड उस घड़ी को खरीद लेता है और घर आकर जब उसे खोलता है तो उस घड़ी के अंदर डेविड को रेडियम पेंट की पूरी एक बोतल मिलती है। अब अपना तेज दिमाग और न्यूक्लियर साइंस की नॉलेज लगाकर डेविड रेडियम की मदद से पहले से ज्यादा पावरफुल न्यूट्रॉन गन तैयार कर लेता है। यानी 17 साल की उम्र में डेविड हान के हाथ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तकनीक और उसे बनाने में लगने वाले मटेरियल को कैसे हासिल किया जाए इसकी जानकारी आ चुकी थी। अब देखो, आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो डेविड हान एक टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना रहा था, बल्कि वो एक ब्रीडर रिएक्टर बना रहा था। एक ऐसा रिएक्टर जो न्यूक्लियर फ्यूल पर तो चलता है, लेकिन वो न्यूक्लियर फ्यूल भी पैदा करता है और इस नए न्यूक्लियर फ्यूल से पहले से ज्यादा ऊर्जा निकलती है। अब मैं ब्रीडर रिएक्टर की डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हो, ब्रीडर रिएक्टर के बारे में अगर आप गुगली बाबा से पूछोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब डेविड हान ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर चालू कर दिया, लेकिन एक समस्या आ गई। न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाला रेडिएशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। इतना बढ़ने लगा कि वो लैब से निकलकर कई सौ मीटर दूरी पर गीगर काउंटर पर डिटेक्ट होने लगा। अब ये चिंता की बात थी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर सब क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच गया था। क्योंकि डेविड ने न्यूक्लियर रिएक्टर तो बना लिया, लेकिन उसे कंट्रोल करने का कोई भी तरीका डेविड उसमें नहीं लगाता है। अब डेविड को पहली बार डर लगता है कि अगर ये रिएक्टर अनकंट्रोल्ड होकर ब्लास्ट कर जाए तो अनजाने में उसके हाथों
हाथों से कुछ ऐसा हो जाएगा जो वो कभी भी नहीं करना चाहता था। डर के मारे डेविड अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को डिसमेंटल करके अपनी गाड़ी के बूट में रखता है, लेकिन डेविड की हड़बड़ी को एक पड़ोसी देखकर ये समझता है कि कोई चोर अंधेरे में चोरी कर रहा है और वो पुलिस को फोन कर देता है। जब पुलिस आती है और डेविड की गाड़ी को खोलकर देखती है तो उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का बॉम्ब है। अब बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया जाता है। बॉम्ब स्क्वाड जब ये डिटेक्ट करता है कि इस बॉम्ब में से रेडिएशन आ रहा है तो भाई साहब सबके पैरों की जमीन खिसक जाती है। आखिर कैसे एक 17 साल का बच्चा एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, या उसके हाथ ये टेक्नोलॉजी कहां से लगी, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहां से लगा। डेविड की इस हरकत के बाद जब अंदाजा लगाया गया कि डेविड ने आखिर कितने लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाया था, तो एक एस्टीमेट से पता लगा कि डेविड लगभग 40,000 लोगों की जिंदगी को एक झटके में तबाह कर सकता था। इसके बाद डेविड को जेल होती है, लेकिन कोर्ट में इनोसेंस प्रूव होने के बाद डेविड बाहर आ जाता है और इसके बाद डेविड की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। डेविड नेवी को ज्वाइन कर लेता है और उसे एक न्यूक्लियर सबमरीन पर काम करने का मौका मिलता है, लेकिन डेविड की मेंटल हेल्थ को देखते हुए उसे मेडिकल ग्राउंड्स पर सर्विस से रिलीव कर दिया जाता है। इसके बाद समय समय पर अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज डेविड के घर पे छापा मारती हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स दोबारा तो नहीं कर रहा। और डिप्रेशन का शिकार होकर डेविड नशा करने लगता है और नशे की हालत में डेविड की मौत हो जाती है। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगर डेविड को सही गाइडेंस और उसके टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए जो जरूरी टूल्स हैं, अगर वो डेविड को दिए जाते तो वो क्या क्या अचीव कर सकता था। यहाँ से हमें एक और चीज पता लगती है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रबल इच्छा शक्ति, यानी बर्निंग डिजायर। और जाने से पहले आपके लिए 2 लाइनें। खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझो, जितनी गहराई अंदर है उतना तूफान बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।